दोस्तों, एहसान फरामोश किसे कहते हैं। आज की कहानी सुनने के बाद आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है महाराष्ट्र के थाने की। थाने का एक इलाका पड़ता है कसाईवाड़ा, और इसी कसाईवाड़ा का रहने वाला है सादाब कुरैशी। बात कर रहा हूँ मैं 6 जनवरी की रात के लगभग 9 बजे के आसपास की, जब सादाब अपनी दुकान बंद करके घर पर पहुंचता है। तभी उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति सादाब का साला रिजवान कुरैशी था। रिजवान अपने जीजा सादाब से कहता है कि 4 दिन पहले जब मैं तुम्हारी बहन के घर पर गया था, उनके घर पर 4 से 5 लोग जबरदस्ती घुस आए थे और हमला करके तुम्हारी बहनोई की हत्या करने के बाद तुम्हारी बहन को अपने साथ लेकर चले गए। जब मैंने उनका विरोध किया तो उन लोगों ने मुझे भी घायल कर दिया। रिजवान जब ये सारी बातें सादाब से बताता है, इससे पहले कि सादाब रिजवान से कुछ और पूछ पाता, फ़ोन कट जाता है। उसके बाद सादाब रिजवान के नंबर पर फ़ोन करता है तो नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। दरअसल सादाब की बहन का नाम है गुलनाज और उसके बहनोई का नाम है मोहम्मद कैफ। लेकिन मोहम्मद कैफ जो मुस्लिम नहीं बल्कि एक हिंदू है, जिसका असली नाम मनोज कुमार है। मनोज अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ नया गांव में किराए के घर में रहता है। सादाब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है। जब रिजवान के नंबर पर फ़ोन नहीं लगता है, आखिरकार सच्चाई का पता लगाने के लिए नया गांव अपनी बहन के घर पर जाता है तो देखता है कि घर के बाहर कुछ लोग भी मौजूद हैं और दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। दरअसल घर के अंदर से काफ़ी बदबू भी आ रही थी, जिसे देखकर सादाब को काफ़ी अजीब लगता है। इसीलिए सादाब इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। दरवाजे पर लगे ताले को तोड़कर जब घर के अंदर प्रवेश करती है तो इतना काफ़ी बदबू आता है कि किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। पुलिस नाक पर रुमाल रखकर घर के अंदर जाती है तो देखती है कि घर में कई जगहों पर खून भी लगा हुआ है, जो सूखकर पूरी तरह से काला पड़ चुका था। पुलिस जब घर की तलाशी लेती है तो दरवाजे के बगल चादर में एक गट्ठर दिखाई देता है, जिस पर खून भी लगा हुआ था। पुलिस जब चादर को खोलती है तो आखिरकार उसके अंदर से एक डेड बॉडी बरामद होता है, और वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि सादाब के जीजा मोहम्मद कैफ का था। दरअसल मोहम्मद कैफ के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया गया था। डेड बॉडी को देखकर साफ अंदाजा लगाया जाता है कि उसकी हत्या 3 से 4 दिन पहले किया गया है। पुलिस घटना स्थल का काफ़ी बारीकी से मुआयना करती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस पूरे वारदात के बारे में सादाब से पूछताछ करती है। तो सादाब रिजवान की पूरी कहानी पुलिस को बता देता है। इसीलिए पुलिस रिजवान से पूछताछ करने के लिए रिजवान के नंबर पर फ़ोन लगाती है, लेकिन अभी भी रिजवान का नंबर स्विच ऑफ ही बता रहा था। इसीलिए पुलिस रिजवान के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि रिजवान का सादाब की बहन गुलनाज के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है कि रिजवान कुछ न कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए पुलिस अब रिजवान को ढूंढना शुरू कर देती है। लगभग 4 दिन का समय गुजरता है। आखिरकार 10 जनवरी को पुलिस को मालूम चल जाता है कि रिजवान उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अपने रिश्तेदार के घर पर छुप कर बैठा हुआ है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस 10 जनवरी को अपनी टीम के साथ
उत्तर प्रदेश के रायबरेली जाती है और वहां से रिजवान के साथ साथ गुलनाज को भी गिरफ्तार करके थाने लेकर पहुंच जाती है और फिर इन दोनों से मोहम्मद कैफ की हत्या के बारे में पूछताछ करती है और ये दोनों भी बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन ये दोनों जब इस हत्या की पूरी कहानी बताते हैं तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर व्यक्ति सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इस समाज में हम किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें। मनोज जो मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है, उसके पिता का नाम है जगदीश प्रसाद। मनोज इसी आगरा दिल्ली हाईवे पर अपनी एक दुकान कर रखा है जिसमें ठीक ठाक पैसा भी कमाता है। लगभग 10 साल पहले एक दिन दोपहर के वक्त गुलनाज अचानक से मनोज की दुकान पर पहुंचती है और पहुंचते ही बेहोश हो जाती है। मनोज गुलनाज के चेहरे पर पानी डालता है। थोड़ी देर के बाद जब गुलनाज होश में आती है, मनोज उससे पूछताछ करता है तो गुलनाज अपनी पूरी कहानी मनोज को सुना देती है। गुलनाज मनोज से कहती है कि मैं मुंबई की रहने वाली हूँ और मैं बिना अपने माता पिता को बताए अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर फरार हो गई थी। मेरा प्रेमी कुछ दिनों तक एक होटल में अपने साथ रखा था और उसी होटल में छोड़कर चला गया। उसके बाद होटल वाले भी मुझे निकाल कर बाहर कर दिए। मैं जैसे तैसे यहाँ पर पहुंची हूँ। मनोज जब गुलनाज की पूरी कहानी सुनता है उसके बाद उसे लेकर होटल में जाता है, खाना खिलाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे घर का टिकट कर दे रहा हूँ, तुम अपने घर पर चली जाओ। लेकिन गुलनाज कहती है कि मैं अपने घर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे घर वाले मुझसे काफ़ी नाराज हैं। मनोज गुलनाज को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है। गुलनाज जब उसकी बात नहीं मानती है, मनोज उससे कहता है कि अगर एक बार तुम अपने घर चली जाओगी तुम्हारे माता पिता भी मान जाएंगे। इस पर गुलनाज उसे जवाब देती है कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है। मनोज को भी समझ में नहीं आता है कि वो इस अकेली लड़की को कैसे छोड़ दे। आखिरकार मनोज काफी सोच विचार के बाद गुलनाज को ये सोचकर अपने घर लेकर जाता है कि 2-4 दिन में समझा बुझाकर उसे वापस अपने घर भेज देगा। मनोज जो अपने घर पर अकेला ही रहता है, गुलनाज को लेकर जब अपने घर पर आता है, जब कुछ दिन का समय गुजरता है, समय के अनुसार मनोज और गुलनाज के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन मनोज जब गुलनाज से शादी करने के लिए अपने घर वालों से बातचीत करता है, मनोज के घर वाले इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं। इसीलिए मनोज अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अपना धर्म बदल देता है और फिर मुस्लिम रीति रिवाज के तहत गुलनाज से निकाह भी कर लेता है और गुलनाज को अपनी पत्नी बनाकर उसके साथ रहने लगता है। समय बेहतर तरीके से गुजरने लगता है और समय के अनुसार गुलनाज 2 बच्चों की मां भी बन जाती है और लगभग 8 सालों का समय गुजर जाता है और इन 8 सालों में गुलनाज अपने माता पिता से बातचीत भी करने लगती है। लेकिन गुलनाज के माता पिता को जब ये मालूम चलता है कि गुलनाज ने किसी हिंदू से शादी कर लिया है, उसके माता पिता इस शादी के खिलाफ नहीं होते हैं। लेकिन जब 8 सालों का समय गुजरता है, एक दिन गुलनाज के माता पिता उसे अपने पास मुंबई बुलाते हैं। जब अपने पास बुलाते हैं, मनोज अपनी पत्नी को मुंबई जाने की इजाज़त ही नहीं देता है, बल्कि खुद अपनी पत्नी को लेकर अपनी ससुराल मुंबई चला जाता है। गुलनाज जब कुछ दिनों तक अपने मायके में रहती है, आखिरकार गुलनाज का मुंबई में मन
मन लग जाता है। इसीलिए गुलनाज अपने पति को समझाते हुए कहती है कि जो काम तुम आगरा में करते हो वही काम मुंबई में कर लो। गुलनाज जब इस तरह का सुझाव अपने पति को देती है, मनोज भी अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और फिर आगरा की दुकान बंद कर देता है और मुंबई में अपना बिजनेस शुरू कर देता है। गुलनाज के परिवार में उसके अम्मी अब्बू के अलावा एक भाई है शादाब कुरैशी, जो शादीशुदा है। इधर गुलनाज अपने मायके में खुशी से तो रहने लगती है, लेकिन मनोज की परेशानियां बढ़ जाती है। मनोज मुंबई में अपना बिजनेस तो कर लेता है, लेकिन उसका बिजनेस चल नहीं पाता है। इसीलिए एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अपने मायके में सही सलामत रहो और मैं आगरा जाकर फिर से अपना पुराना धंधा शुरू करता हूँ। जब आगरा जाने की बात कहता है, गुलनाज भी अपनी पति की बात मान लेती है। मनोज अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को अपनी ससुराल वालों के हवाले करके आगरा जाता है और अपना पुराना धंधा शुरू कर देता है। उसका धंधा फिर से चल पड़ता है, लेकिन मनोज जब दोबारा वापस आगरा आता है, अपने काम में इस प्रकार से बिजी हो जाता है कि अपनी पत्नी को सही तरीके से समय नहीं दे पाता है। इधर गुलनाज अपने दोनों बच्चों को लेकर नया गांव में किराए का एक कमरा लेती है और वहीं पर रहने लगती है। क्योंकि रिजवान भी गुलनाज का रिश्तेदार होता है, इसीलिए रिजवान अक्सर गुलनाज के घर पर आता जाता रहता है। लेकिन जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, आखिरकार रिजवान और गुलनाज के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी गुलनाज के पति मनोज को कभी मालूम नहीं चलता है। लेकिन एक दिन मनोज जब अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और जब कुछ दिन अपने घर पर रहता है, अपनी पत्नी के हाव भाव को देखकर न जाने क्यों मनोज को अपनी पत्नी के ऊपर शक चला जाता है। दरअसल मनोज को ये मालूम चल जाता है कि उसकी पत्नी का रिजवान के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और आखिरकार एक दिन अपने ही घर के अंदर अपनी पत्नी और रिजवान को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। मनोज जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखता है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। साथ ही साथ अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम यहाँ पर नहीं रहोगी, बल्कि बच्चों को लेकर मेरे साथ आगरा चलोगी। जब आगरा जाने की बात कहता है, गुलनाज उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन मनोज अपनी जिद पर उतर जाता है। इसीलिए एक दिन गुलनाज मौका निकालकर रिजवान से मुलाकात करती है और कहती है कि मेरा पति मुझे अपने साथ ले जाने की जिद कर रहा है और मैं उसके साथ जाना नहीं चाहती हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। दरअसल रिजवान भी ये नहीं चाहता था कि गुलनाज आगरा जाए, इसीलिए रिजवान गुलनाज को समझाते हुए कहता है कि अब मात्र एक ही रास्ता बचा है कि तुम्हारे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देते हैं। रिजवान जब गुलनाज के पति को इस दुनिया से हटाने की बात कहता है, गुलनाज भी रिजवान की बात मान लेती है और फिर मनोज को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाते हैं और इसी प्लान के तहत गुलनाज एक दिन अपने दोनों बच्चों को अपने मायके में छोड़ देती है और फिर 2 जनवरी की दोपहर के समय मनोज जब खाना खाकर गहरी नींद में सो रहा था, उसी समय रिजवान उसके घर पर पहुंच जाता है। रिजवान जब मनोज को सोते हुए देखता है, उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जब मनोज के ऊपर हमला करता है, मनोज रिजवान के ऊपर भारी पड़ जाता है और रिजवान की पिटाई करना शुरू कर देता है। लेकिन गुलनाज जब रिजवान को पिटते हुए देखती
देती है। गुलनाज रिजवान का ही साथ देती है। जाकर अपने पति के दोनों हाथों को पकड़ लेती है। गुलनाज जैसे ही अपने पति का हाथ पकड़ लेती है, रिजवान तुरंत ही अपने पास से एक तेज धारदार हथियार निकालता है और उस हथियार को मनोज के गले पर चला देता है, जिसकी वजह से मनोज की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। मनोज की जब मौत हो जाती है, रिजवान उसी हथियार से मनोज के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और फिर उसकी डेड बॉडी को एक चादर में बांधकर दरवाजे के बगल रख देते हैं। घर की बेहतर तरीके से साफ सफाई करते हैं। उसके बाद घर से बाहर निकलते हैं। दरवाजे पर ताला लगाकर दोनों वहां से फरार होते हैं और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अपने एक रिश्तेदार के घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब 3 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 6 जनवरी को खुद रिजवान अपने जीजा सादाब के नंबर पर फोन करता है और उससे झूठ बोलता है कि तुम्हारी बहन के घर पर कुछ हमलावर घुस आए थे और उन लोगों ने तुम्हारी बहनोई की हत्या करके तुम्हारी बहन को अपने साथ लेकर चले गए। वाकई में दोनों जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताते हैं, पुलिस इन दोनों को अपनी हिरासत में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरे वारदात के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।